हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज से हम एक नए फैन फिक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइक वेट अर्थ आफ्टर रेन। ये फैन फिक्शन AO3 पर अवेलेबल है और इसे लिखा है जलपरी ने। जो AO3 पर एक काफ़ी जाना माना नाम है। खासकर ये ऑथर बॉटम जी मतलब शियांग वांग स्टोरीज लिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। दीवान पर बैठे लवांग जी ने अपनी उंगलियां गुचिन पर फिराई और उससे एक बहुत ही मधुर धुन निकली, वहाँ के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए। उसे तो याद भी नहीं था कि वो यहाँ पर कब नहीं था, मतलब हर रात हीलिंग राज्य के इस तन्हा कोने में। वांगजी फिर से एक बार गुचिन पर उंगलियां फिराने लगा और उस धुन में शायद उसके दिल की भावनाएं भी आने लगी। इन नशीली हवाओं में मदिरा की महक भी बेखौफ होकर घूम रही थी, जिसमें बाकी नर्तकियों की खुशबू भी मिली थी, बिल्कुल मन को मोह लेने वाली। पर इसमें हुक्का की गंध भी थी। वांगजी पूरी तरह से मगन होकर अपनी धुन बजा रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी जहाँ पर उनके अतिथि मदहोश हो चुके थे, बाकी नर्तकियों के साथ थे, हंस रहे थे। नर्तकियां उन्हें लुभाने का काम कर रही थी, अतिथि उन्हें स्पर्श कर रहे थे। ये सब बहुत शर्मनाक था। वांगजी शुक्रगुजार था कि उसे इस सब का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वो बाकी नर्तकियों के जैसे नहीं है जो मनोरंजन के लिए ये सब काम करती है। उसका अंदाज अलग है, उसकी कला अलग है। वो इस हुस्न के बाज़ार में क्यों ना रहता हो, पर अभी भी उसका मान बचा हुआ है। पर यह अब उसकी दुनिया बन चुकी है। उसे तो याद भी नहीं इस कनिका गृह में आने से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी। हाँ, उसे कुछ धुंधली यादें आती थी, उसके भाई की, एक परिवार की और त्रायमणि के फूलों की भी। वांगजी कभी इन बातों को नहीं समझ पाया। इन सब धुंधली यादों से निकलते हुए वांगजी ने अपने आप को संभाला और एक और धुन बजाने लगा। अचानक से उसने बहुत बड़ी आवाज़ सुनी। वांगजी ने उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ पर एक लंबा सा आदमी खड़ा था, नशे में धुत। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। जो भी नर्तिकाएँ गणिकाएँ अपने आप को उस पर न्यौछावर कर रही थी, उन सबको वो किनारे करते हुए बस आगे बढ़ते जा रहा था। लवांगजी ने इन बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। कनिका गृह में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था और वांगजी का इन सब बातों से कोई लेना देना भी नहीं था। उसकी दुनिया ही अलग थी। पर इस कनिका गृह की दुनिया से बेदखल लवांगजी की ज़िंदगी में दखल देने के लिए कोई पहुंच चुका था, क्योंकि वही लंबा सा आदमी लड़खड़ाते हुए उस बरामदे तक पहुंच गया जहां पर वांगजी बैठा था। आह, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गहरी थी। वांगजी की उंगलियां गुचिन के तारों पर रुक गई, उन्हें शांत करते हुए। वांगजी शांति से सामने वाले व्यक्ति के बोलने का इंतज़ार करने लगा। शायद फिर से एक बार उसके लिए बहुत बड़ी बोली लगने वाली थी। पर उस आदमी ने जब मुंह खोला तो कहा, ये तो बहुत खूबसूरत गाना है, मैंने अब तक सुना हुआ। वो आदमी बीच बीच में हिचकियाँ देता हुआ बोलने लगा। तन्हाई, याद से भरा घर की छाँव की किसी बहुत खूबसूरत, बहुत पवित्र। उस लंबे आदमी ने खंबे के सहारे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। वांगजी ने आश्चर्य से 2-3 बार पलकें झपकाई। फिर वो धीरे धीरे मुड़कर उस आदमी को देखने लगा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वो आदमी कोई साधारण नहीं था। बेशक वो बहुत खूबसूरत था। उस खंबे के सहारे खड़े होकर वो अपने आप में ही हंस रहा था। इस कनिका गृह में न जाने कितने लोग आते थे और जाते थे हर रात। उनमें से कई लोग वांगजी की चाहत रखते थे, उसके साथ समय बिताना चाहते थे। न जाने उससे किस किस तरह के वादे करते थे,
उसे रिझाने की कोशिश करते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरातों से। पर आज तक किसी ने भी वांगजी के दिल के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की थी कि उसे क्या पसंद है। वांगजी की नज़र में उनमें से कोई भी वांगजी से बात तक करने के लायक नहीं था। वांगजी एक गणिका बनने के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं था, उसके इसी अजीब व्यवहार की वजह से। इसीलिए अभी तक वो गणिका नहीं बना था। बस अपनी कला की वजह से वो सबका मनोरंजन किया करता था, ऐसा उस गणिका गृह की मालकिन का कहना था। पर वजह चाहे जो भी हो, वांगजी के पास अपने अतिथियों को रिझाने के लिए बस उसकी कला थी और कुछ नहीं। क्योंकि आज तक किसी ने भी वांगजी के दिल को नहीं टटोला था, जो आज पहली बार धड़का था किसी के लिए। क्या इसके पीछे उस लंबे से आदमी के बिखरे बाल और खूबसूरत मुस्कुराहट वजह थी, या फिर उसका वांगजी की तरफ देखने का नज़रिया अलग था। उसने वांगजी को उस जगह की वजह से नहीं गिना, उसके अंदर के कलाकार को पहचान लिया। वांगजी इस कश्मकश में था ही। तभी उस आदमी ने फिर से एक बार हिचकी ली और फिर लड़खड़ाकर सामने ही गिर गया। वांगजी भी गहरी सांस लेकर तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी को ठंडी फर्श पर गिरने से पहले ही संभाल लिया। ये सब बहुत अजीब पर बहुत सुहाना था। इस आदमी को अपने इतने नज़दीक पाकर वांगजी को समझ आया, उसने न जाने कितने दिनों से किसी को भी नहीं छुआ है। अगर सच कहे तो वांगजी को याद भी नहीं किसी और इंसान का स्पर्श कैसा होता है। तभी वहाँ पर गणिका गृह के रक्षक आए। अपनी गणिकाओं को इन परेशान करने वाले अतिथियों से बचाना उनका काम था। उनके चेहरे पर नाराज़गी स्पष्ट झलक रही थी, पर वांगजी ने अपना हाथ उठाया और सर हिलाकर मना कर दिया। उस अतिथि से दूर होने की बजाय वांगजी ने उसका हाथ उठाकर अपने गले में डाल लिया और अपने एक हाथ से उस आदमी की कमर पकड़ ली। बहुत मुश्किलों के साथ उसे फिर से एक बार खड़ा किया। अतिथि का पूरा वजन वांगजी पर था, जिस वजह से उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। पर सभी कठिनाइयों को सहते हुए वांगजी उस अतिथि को इस मुख्य कक्ष के चहल पहल से दूर अपने शयन कक्ष की ओर ले गया। वो इस बेसुध बड़े व्यक्ति को किसी और गणिका या रक्षक के सहारे नहीं छोड़ना चाहता था। एक और वजह भी थी, वो इस व्यक्ति के उन भावनाओं को जानना चाहता था जो अभी अभी उसने वांगजी से कही थी। वांगजी ने उस व्यक्ति को बेड पर सुलाया, फिर अपने कपड़े ठीक किए, फिर उसके जूते उतारे और उसे सीधा करके सुलाया। बाहर की हवाएं बहुत ठंडी थी, उनकी मात्रा में शयन कक्ष में काफ़ी गर्माहट थी। फिर भी वांगजी ने उस आदमी के ऊपर चादर ओढ़ी और अब कहीं जाकर उसके दिल को राहत मिली। अब वांगजी पर्दे के पीछे चला गया अपने कपड़े बदलने के लिए। वो नीले चमकीले कपड़े परत दर परत वांगजी के शरीर से अलग हो रहे थे और वांगजी का ध्यान अभी भी उसके बिस्तर पर सोए उस लंबे से अनजान आदमी पर था। यहाँ तक कि साधारण कपड़े पहनकर आने के बाद वांगजी आईने के सामने बैठ गया। अब वांगजी आईने में देखते हुए एक के बाद एक अपने गहने उतारने लगा, पर नज़रें अभी भी उस अतिथि पर टिकी हुई थी और कानों में उसी अतिथि की आवाज़ गूंज रही थी। तन्हाई, घर, छाँव, पवित्र। उन शब्दों को याद करते हुए वांगजी अपने ख्यालों में खो गया। आखिरकार किसी ने तो उसे पहचान लिया। इन चमकीले वस्त्र और गहने से लदे शरीर के अंदर के वांगजी को वांगजी ने साय किया। फिर अपना जेड़ का बना हुआ आखिरी आभूषण निकाला, जिसे गुसू के पर्वतों से लाया गया था। फिर कानों के आभूषण निकाले जो भारत से लाए गए थे। उसके हाथों में लटक रहे आभूषण वो भी किसी दूर की जनजाति द्वारा बनाए गए थे, जो बहुत ही दुर्लभ थे। उसका शरीर मानो कोई दिखावट की चीज़ थी। जहाँ पर अतिथि आते थे वांगजी को अलग अलग आभूषण दिया करते थे, जैसे कि वो एक कोरे कागज़ की तरह था जहाँ पर हर रात एक नया चित्र बनाया जाता था अतिथियों को रिझाने के लिए। पर पहली बार ऐसा था, जो उस कागज़ को जान रहा था, उस बेरंग, कोरी और साधारण चीज़ को, लान वांगजी को।
वांगजी ने अपने हाथ में पड़े उस सफ़ेद रिबन की तरफ देखा जिसे वो हमेशा अपने माथे पर बांधा करता था। उसके भूतकाल की बस यही एक याद उसके पास थी। किसी ने उसे बताया था कि वो कुसु के लान परिवार से है। शायद वो किसी गांव से होगा, क्योंकि उसके रिबन पर वो बादलों के चित्र नहीं थे जो लान परिवार पहनता था। वांगजी हमेशा ही अपने परिवार के बारे में सोचा करता था, उसके घर के बारे में, उसके जन्म स्थान के बारे में। हालांकि इस गणिका ग्रह की मालकिन ने उसे बताया था कि वो एक बहुत गरीब परिवार से है और उसके परिवार ने उसे यहाँ पर बेच दिया था। पर वांगजी ने इस गणिका ग्रह में इतना कुछ देखा था कि उसे इस बात पर विश्वास हो गया था कि शायद उसे भी कहीं से उठाया गया है। पर इन सब बातों के बारे में सोचने का क्या फ़ायदा? इससे उसका भाग्य तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि लान कबीले पर वेन राजा ने हमला कर दिया था, उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इसलिए लामांगजी को यकीन नहीं था कि वो अगर ढूंढने भी जाए तो उसका परिवार उसे मिलेगा। उसके ख्याल से शायद उन्हें अपने देश से खदेड़ दिया गया था या फिर मार दिया गया था। वैसे भी युद्ध के परिणामों के बारे में क्या चर्चा करना, उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि एक दिन जब उसकी आँख खुलेगी तब वो रो नहीं रहा होगा इस रिबन को हाथ में लेकर। इसके बजाय उसके होठों पर मुस्कुराहट होगी। अब वो थक चुका था ये सब सोचकर कि उसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ पीछे छूट रही है। गहरी सांस लेकर वांगजी इन सब ख्यालों से बाहर आया। अपने बालों में हाथ फिराते हुए, कोई धुन गाते हुए वो अपने बिस्तर की तरफ चलने लगा। उसने बिस्तर के पास रखी चंदन की धूप जलाई, जो उसके व्यस्त शामों की थकान को मिटाकर मन को शांत करने का काम करती थी। वांगजी अब बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और फिर लेट गया। वांगजी की नज़रें अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति पर थी। वांगजी को अपने बातों पर ही हंसी आ रही थी। कितना पागल है वो, जिस व्यक्ति से वो अभी अभी मिला है। बस उसकी एक बात सुनकर वांगजी उसे अपने शयन कक्ष तक लेकर आया है। ये व्यक्ति अभी तो नशे में है। शायद कल जब वांगजी उठेगा तब तक तो वो यहाँ पर होगा भी नहीं। वांगजी के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। फिर भी वांगजी इस सपने को जीना चाहता था, वो सपना जिसने उसकी पहचान की थी। ये ख्याल कि कोई असली वांगजी को पहचान गया है, कोई उसे उन कपड़ों, गहनों और इस गणिका ग्रह से भी ऊपर उठकर देख रहा है, जिसके ज़रिए वांगजी भी अपने आप को पहचान सकता है। अभी के लिए तो बस इतना ही उसके लिए काफ़ी था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, गणिका ग्रह मतलब वेश्यागृह। इस कहानी में वांगजी वेश्याघर में गुजिन बजाकर मेहमानों का दिल रिझाने का काम करता है और वो किसी अनजान मेहमान को अपने चैम्बर में लेकर आया है पहली बार। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।